डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, बीकानेर डूंगर कॉलेज से है। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्लास में हम ले रहे हैं हेक्सर-ओल्लिन सिद्धांत की आलोचना। सबसे पहले इसकी आलोचना की जाती है इसके दो मॉडल की। यह कहा गया है कि हेक्सर-ओल्लिन ने दो मॉडल लेकर इसको अत्यधिक सरलीकृत मान्यताओं पर आधारित किया है। हालांकि स्वयं ओलिन ने इसे बाद में बताया कि इसे अनेक प्रदेशों, अनेक वस्तुओं और अनेक साधनों तक विस्तारित किया जा सकता है। दूसरी आलोचना है स्थैतिक सिद्धांत, स्टैटिक थ्योरी। क्लासिकल सिद्धांत की तरह ओलिन का मॉडल भी प्रकृति में स्थैतिक है। यह एक दिए हुए समय बिंदु में एक अर्थव्यवस्था को केवल कुछ विशिष्टताएं ही प्रदान करता है। तीसरी इसकी आलोचना है साधन समरूप नहीं, फैक्टर्स नॉट होमोजीनियस। यह सिद्धांत मान लेता है कि दो देशों में समरूप साधन विद्यमान है और उन्हें साधन संपन्नता अनुपातों की गणना करने के लिए मापा भी जा सकता है। किंतु वास्तव में देखा जाए तो विभिन्न देशों के बीच दो साधन कभी भी गुणात्मक दृष्टि से समरूप नहीं होते हैं, और यहाँ तक कि एक भी साधन होता है तो वो भी कई प्रकार का होता है। जैसा कि श्रम होता है तो वो कुशल भी हो सकता है, अकुशल भी हो सकता है। नेक्स्ट, उत्पादन तकनीक, समरूप नहीं होती। प्रोडक्शन टेक्निक्स नॉट होमोजीनियस। फिर ओलिन मॉडल ये मानकर चलता है कि दो देशों में प्रत्येक वस्तु की उत्पादन तकनीक समरूप है, किंतु वास्तव में देखा जाए तो अलग अलग देशों में उत्पादन की तकनीक भी अलग अलग होती है। अतः यह जो है मानना भी ओलिन के सिद्धांत में ठीक नहीं है। फिर रुचियाँ और मांग ढांचे समरूप नहीं है। टेस्ट एंड डिमांड पैटर्न्स नॉट आइडेंटिकल। यह सिद्धांत दो देशों में समरूप रुचियाँ और उपभोक्ताओं के समान मांग ढांचों की मान्यता पर आधारित है, जिसका तात्पर्य है कि विभिन्न आय वर्गों के लिए मांग ढांचे और रुचियाँ एक जैसी हैं, लेकिन यह अवास्तविक मान्यता है। उपभोक्ता वस्तुओं में निरंतर खोज होने के कारण विकसित देशों में भी उपभोक्ताओं की रुचियों और मांग ढांचों में परिवर्तन होता है, अतः इसको हम सही नहीं मान सकते। नेक्स्ट, पैमाने के स्थिर प्रतिफल नहीं पाए जाते। नो कांस्टेंट रिटर्न्स। इस सिद्धांत की यह मान्यता कि उत्पादन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं, यह भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि एक देश जो साधन संपन्नताओं में समृद्ध है वह अधिक उत्पादन तथा वस्तु के अधिक निर्यात द्वारा पैमाने की मितव्ययिताओं के लाभ प्राप्त करता है, जिससे बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होता है, न कि स्थिर प्रतिफल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, परिवहन लागतें व्यापार को प्रभावित करती है। यह सिद्धांत दो देशों के बीच व्यापार में परिवहन लागतों की उपेक्षा करता है, लेकिन यह अवास्तविक मान्यता है, क्योंकि परिवहन लागत जो है व्यापार को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। साधन कीमतें वस्तु कीमतों को
पर निर्धारित नहीं करती। फैक्टर प्राइसेस डू नॉट डिटरमाइन कमोडिटी प्राइसेस। विजन होल्स ने ऑलिन के इस मत की आलोचना की है कि वस्तु कीमतों को साधनों की कीमतें निर्धारित करती हैं और साधन कीमतें आगे लागतों को निर्धारित करती हैं। वो कहते हैं कि उपभोक्ताओं के लिए वस्तु की उपयोगिता वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करती है और कच्चे माल और श्रम की कीमतें अंततः अंतिम वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती हैं। अतः सही पद्धति यह है कि साधन कीमतों की बजाय वस्तु कीमतों से चला जाए। नेक्स्ट, अवास्तविक मान्यताएं। यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार और पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, क्योंकि न तो किसी देश में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और न ही किसी देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है। अतः हेक्सर ऑलिन सिद्धांत की इस तरह से आलोचना की जाती है, लेकिन इसके बावजूद हेक्सर ऑलिन का सिद्धांत निश्चय ही क्लासिकी सिद्धांत से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सामान्य संतुलन परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। तो अब हमारा ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम नया टॉपिक ले रहे हैं और वो टॉपिक है कैनन का मानव पूंजी सिद्धांत, कैनन्स थ्योरी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो पीवी कैनन ने 1965 में अपने एक लेख नेचर, कैपिटल एंड ट्रेड में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मानव पूंजी की भूमिका की उन्होंने विस्तृत विवेचना की। उन्होंने बताया कि भौतिक पूंजी की तुलना में मानव पूंजी जो है वह अधिक महत्वपूर्ण है और वही उनके सिद्धांत का प्रमुख तत्व भी है। मानव पूंजी का निर्माण तब होता है जब श्रम शक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है, उसे शिक्षित किया जाता है, यानी कि जब श्रम शक्ति में शिक्षण और प्रशिक्षण के निवेश किए जाते हैं तो वह मानव पूंजी निर्मित होती है। और ऐसा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में समय की भी आवश्यकता होती है। शिक्षा और प्रशिक्षण से जो कौशल और जो एफिशिएंसी निर्मित होती है वो लंबे समय तक रहती है और श्रम शक्ति की यह उत्पादकता बढ़ाता है, क्योंकि अगर एक श्रमिक हम लेते हैं जो अकुशल है, जो शिक्षित नहीं है, जो प्रशिक्षित नहीं है, और एक श्रमिक हम दूसरा लेते हैं जो शिक्षित भी है, प्रशिक्षित भी है, तो स्वाभाविक है कि जो श्रमिक प्रशिक्षित है, कुशल है, उसकी जो है उत्पादकता अधिक होगी और जो श्रमिक अप्रशिक्षित है उसकी उत्पादकता कम होगी। और जब उत्पादकता अधिक है तो कुशल श्रमिक की मजदूरी भी अधिक होगी और उत्पादकता कम होने के कारण अकुशल श्रमिकों की जो मजदूरी है वो भी कम होगी। तो श्रमिकों में विभिन्न जो मजदूरी की भिन्नताएं पाई जाती है वह भी शिक्षा और प्रशिक्षण में भिन्नताओं के कारण उत्पन्न होती है। फिर कैनन कहते हैं कि भूमि और श्रम उत्पादन के दो भौतिक साधन हैं, दो मौलिक साधन हैं, लेकिन ये साधन पूंजी लगाए बिना सुधारे नहीं जा सकते। भूमि को उपजाऊ और उत्पादक बनाने के लिए उस पर पूंजी लगानी होती है। इसी तरह श्रम को भी जो है अधिक उत्पादकता वाला बनाने के लिए उस पर पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। पूंजी उत्पादन प्रक्रिया में उस समय प्रवेश करती है जब उसे भूमि और श्रम पर लगाया जाता है, यानी कि श्रम को दिए गए प्रशिक्षण से, शिक्षण से श्रम पर पूंजी लागू होती है और पूंजी को भूमि तथा प्राकृतिक साधनों के साथ मिलाने से मशीनों का निर्माण होता है। इस प्रकार जब प्रशिक्षित श्रम होता है, यानी कि जब सुधरा हुआ श्रम होता है और जब सुधरी हुई भूमि होती है, तो उनको जब साथ मिलाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। सामान्य तौर पर विभिन्न देशों की विभिन्न उत्पादन संभावनाएं होती हैं, क्योंकि उनकी श्रम, पूंजी और भूमि की संसाधन संपन्नताएं भी अलग अलग होती हैं। यद्यपि यह हो सकता है कि दो देशों में
समान संसाधन संपन्नताएं पाई जा सके, किंतु श्रम और पूंजी के सुधारने के बीच प्राप्य पूंजी के आवंटन के कारण वे अपनी उत्पादन संभावनाओं में अलग अलग हो सकते हैं। और अपने इस तर्क को सिद्ध करने के लिए कैनन ने कहा और कि अल्प विकसित देश पूंजी की अपनी सीमित पूर्ति को मानव पूंजी में लगाने की बजाय भौतिक पूंजी को सुधारने में आवंटित करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि भौतिक पूंजी भौतिक पूंजी पर जो प्रतिफल की दर होती है वह बहुत नीचे होती है। अतः कैनन यह सुझाव देते हैं कि अल्प विकसित देशों को भौतिक पूंजी पर प्रतिफल की दर को बढ़ाने के लिए श्रम शक्ति पर पूंजी का निवेश करना चाहिए। और इसके बाद कैनन पूंजी और उत्पादन के बीच संबंध के अपने विचार के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अब कैनन अपने सिद्धांत में कुछ मान्यताएं लेते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहली मान्यता कि असुधरा हुआ श्रम मीन्स बिना सुधरा हुआ श्रम और बिना सुधरी हुई भूमि देश के अंदर तथा दोनों देशों के बीच समान पाए जाते हैं। देशों के अंदर श्रम गतिशील होता है, बाजार प्रतियोगी है, मांग की स्थितियां देशों में समान है और दोनों देशों के उत्पादन फलन भी समरूप है, यानी कि होमोजेनियस है। इन मान्यताओं के दिए हुए होने पर कैनन के अनुसार यदि दो देशों के बीच व्यापार प्रारंभ होता है तो उनमें वस्तु कीमतों तथा सुधरी हुई भूमि तथा श्रम की सेवाओं की कीमतों में समानता आ जाएगी। चूँकि ब्याज दर साधन सेवा की कीमत नहीं है, अतः यह दोनों देशों के बीच समान नहीं होती। जहाँ तक व्यापार की शर्तों की बात है, उनका पूर्वानुमान दोनों देशों में शुद्ध साधन अनुपातों द्वारा होगा, जहाँ साधन सुधरे हुए श्रम और सुधरी हुई भूमि की मात्राएं हैं। शुद्ध साधन अनुपात दोनों मूल साधनों भूमि व श्रम को सुधारने के लिए पूंजी के आवंटन पर, पूंजी की पूर्ति पर और असुधरे हुए साधनों की मूल संपन्नताओं पर निर्भर करते हैं। कैनन ने अपने सिद्धांत के आधार पर लियोनटिव विरोधाभास की भी व्याख्या की है और वो कहते हैं कि 9% कटौती की दर का प्रयोग करके अमेरिकी निर्यातों और आयात प्रतियोगी वस्तुओं में शामिल मानव पूंजी के मूल्य का अनुमान लगाते हैं कैनन, और उस अनुमान को वह अकुशल श्रमिकों के ऊपर कुशल श्रमिकों की अतिरिक्त आय को पूंजीकृत करते हैं। फिर वह मानव पूंजी के अनुमान लियोनटिफ के भौतिक पूंजी के अनुमानों में जोड़ देते हैं और यह पाते हैं कि लियोनटिव विरोधाभास जो है वो बिल्कुल पलट गया है। इस प्रकार कैनन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अमेरिकी निर्यात वस्तुओं को कुशल श्रम चाहिए तथा आयात वस्तुओं को सापेक्षिक रूप से अकुशल श्रम चाहिए, और इस आधार पर यह पाया गया कि अमेरिका मानव पूंजी में प्रचुर है तथा वह पूंजी गहन वस्तुएं निर्यात करता है। तो इस प्रकार कैनन का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह उत्पादन की प्रक्रिया में मानव पूंजी के मूल्य को शामिल करके एक नई दिशा प्रदान करता है जो आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे को प्रभावित करता है। तो यह था कैनन का मानव पूंजी सिद्धांत। तो यहाँ पर यह ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।